प्यारे साथियों को मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नमस्कार और सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्यापक वर्ग के लिए ये जो अपनी वीडियो लेके आए हैं वो आज हमारे जीन प्याजे का तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट को यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे मित्रों, तो इससे पहले मैंने दो पार्ट जो हैं जीन प्याजे के और अपलोड किए हुए हैं, उसे एक बार देख लीजिएगा क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। और अभी मैं जीन प्याजे के संबंध में आपको जीन प्याजे के पारिभाषिक शब्द या जो वर्ड हैं उन वर्डों के बारे में ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे तो निश्चित तौर से फिर जीन प्याजे की थ्योरी भी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए मेरे मित्रों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और वो मेरे प्यारे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। चलिए तो मित्रों बढ़ते हैं आगे की ओर। आज चर्चा करते हैं जीन प्याजे की नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जीन प्याजे के सिद्धांत का। एक पॉइंट लिया है मैंने जिसका नाम है अनुकूलन। अब देखो मेरे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीन प्याजे महोदय एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो भी थ्योरी लिखी या जो भी पुस्तकें लिखी वो किस में लिखी है, तो उनकी लैंग्वेज कैसी है, इंग्लिश है। और इसे फिर हमारे इंडिया में आकर इसका ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश को हिंदी बनाया गया। तो कहीं पर इस एडॉप्टेशन वर्ड की जगह पे अनुकूलन है, कहीं समायोजन है। तो यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश के वर्ड को ट्रांसलेट करते समय कई बार हिंदी में 3 बुक पढ़ेंगे आप, तीनों बुक में अलग अलग उसके वर्ड है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो में जीन प्याजे को पढ़ने के लिए आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का उपयोग कीजिएगा। और पेपर में जब क्वेश्चन आए तो एक बार उसके इंग्लिश पॉइंट को जरूर देख लेना, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है आपकी। तो यहाँ पर मैं अनुकूलन है, लेकिन आपको ध्यान रखें कि एडॉप्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एडॉप्टेशन है क्या। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्याजे महोदय ने कहा कि बालकों में वातावरण के साथ समंजन। अब देखो, फिर मैं कह रहा था ना, समंजन लिखा है एक बुक में, दूसरी जगह लिखा है समायोजन, जबकि यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, एडजस्टमेंट। आप तो एडजस्टमेंट याद रखो कि वातावरण के साथ बालकों में एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन। चाहे बालक हो चाहे हम हैं, मैं हूं या आप हो, हम सभी के पास एक ऐसी जेनेटिक या जन्मजात प्रवृत्ति है कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं तो इस इन्वायरमेंट में हमारी वैल्यू नहीं है। आप समझिएगा कि मान लेते हैं कि भारत में भी कई सारी संस्कृतियां हैं। मान लेते हैं कि हमने देखा है मैक्सिमम प्लेस पे कि यदि किसी के घर में किसी का देहांत होता है तो ऐसे स्थिति में एक परंपरा बनी हुई है और आंसू अपने आप आते हैं, लोग रोने लगते हैं। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ की परंपरा। लेकिन मान लीजिए किसी आप ऐसे समाज या ऐसी जनजाति के पास जाते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो रोते नहीं है, वो हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। तो हमारी संस्कृति अलग हो गई, उनकी संस्कृति अलग हो गई। अब हम गलती से कभी खो गए जंगलों में और उस जनजाति के ग्रुप में पहुंच गए और वहां किसी का देहांत हुआ और हम वहां पे रोने लगे और वो लोग हंस रहे हैं। तो फिर बताओ, ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ क्या वहां पे? तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो उल्टा आपको पकड़ के ठोकने पीटने और लगेंगे। पता पड़ता हो कि वहां पे रोते जब है जब कोई दूसरा ओकेजन हो। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा एडजस्टमेंट कैसे हुआ? वहां पे नहीं हुआ ना। तो धीरे धीरे हम अपने आप समझ जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास ये एक जन्मजाति प्रवृत्ति है जिसके कारण बालक क्या करता है कि इन्वायरमेंट के साथ एक समायोजन करने की प्रवृत्ति होती है, जन्मजात। उसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन आप इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, एडजस्टमेंट। क्या है आपका? समायोजन है एडजस्टमेंट, और अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन। आपको सिर्फ याद रखना है एडॉप्टेशन। अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन, जो उन्होंने वर्ड दिया था उसको ट्रांसलेट करके क्या किया है, अनुकूलन। चलिए गाइस, तो ये तो बेसिक बात है। अब इसको समझते हैं थोड़ा आगे कि अनुकूलन करने की उन्होंने 2 सब प्रोसेस या 2 प्रक्रियाएं बताई कि बच्चा है वो अनुकूलन कैसे करता है। तो फिर देखना यहाँ पर फिर लफड़ा। यहाँ पर देखो, आप समझना क्या बोल रहा हूं मैं कि 2 प्रक्रिया क्या है। तो पहली है आपकी आत्मसातकरण,
जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। बहुत सिंपल सा वर्ड है, 2-4 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, आत्मसातकरण को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब कहीं कहीं पर लिखा है आत्मसातकरण, कहीं कहीं पर लिखा है सादृश्यीकरण। तो आत्मसातकरण किसी ने हिंदी में ट्रांसलेट करके आत्मसातकरण कह दिया, किसी ने इसी एसिमिलेशन को सादृश्यीकरण कह दिया। तो मित्रों यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, इसलिए आप इंग्लिश वर्ड पे ही थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये कहा कि एडॉप्टेशन की 2 प्रोसेस होती है, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। अब देखिए फिर समझना, फिर बता रहा हूं कि इंग्लिश को महत्वपूर्ण है। इस एकोमोडेशन का किसी राइटर ने ट्रांसलेट किया समायोजन, और यहां लिखा हुआ है ये एडजस्टमेंट, लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, इसका अर्थ भी हम क्या समझते हैं, समायोजन। तो अब कंफ्यूजन है कि नहीं, है ना कंफ्यूजन, इसलिए कह रहा हूं कि आप वर्ड याद रखो एडॉप्टेशन। फिर एडॉप्टेशन क्या है, तो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है वही है एडॉप्टेशन। ये एडॉप्टेशन करने की 2 प्रक्रिया बताई है जीन पियाजे महोदय ने, एक बताई है एसिमिलेशन और दूसरा बताया है एकोमोडेशन। अगर नंबर प्राप्त करने हैं तो मित्रों इंग्लिश वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो हिंदी में कंफ्यूजन आपको होगा और पेपर में पढ़ा हुआ इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आत्मसातकरण है क्या, ये समझिएगा। चलिए देखिए, पहली बात तो ये समझे कि आत्मसातकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है। चलो उदाहरण से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक कोई छोटा बच्चा होगा, 2-3-4 महीने का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। आप देखना छोटे बच्चों को कि वो कोई भी वस्तु उठा के सीधे कहाँ रखते हैं, माउथ में। कहाँ रखते हैं, माउथ में, मुंह में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि वो अपनी जैविक आवश्यकताएं, मतलब जो सबसे जीने के लिए जरूरी है, जैसे खाना पीना सोना, तो उन चीजों पे काम करता है। अब बच्चे को जब शुरू में भूख लगी तो उसकी जरूरतें जो पूरी हो रही हैं वो सीधे अपना माउथ अपने माँ के स्तन पे ले जाता है, फीडिंग करता है, दूध पीता है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो भी चीज है जो माउथ में जाएगी वो क्या है, तो उसका भोजन है। अब आज मैं ये पेन उठा के आपके माउथ में दे दूं या मैं अपने मुंह में रख लूं, तो आप बताओ, क्या हम तो समझ पा रहे हैं ना कि यार ये खाने की वस्तु नहीं है। लेकिन वो छोटा बच्चा जो है उसे नहीं मालूम, वो तो किसी वस्तु को उठा के सीधे मुंह में रखता है, क्योंकि उसने ये सीखा, उसने ये यहाँ पर एडॉप्टेशन करने का प्रयास किया कि जो भी जरूरत है, जो भी मुंह के अंदर चीज जाएगी वो क्या है, तो खाने की वस्तु है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, आपका आत्मसातकरण। फिर समझना एक दूसरे उदाहरण से। कई बार आपने देखा होगा कि एक प्रक्रिया होती है कि घर में जब बच्चा 6-7 महीने का होता है, थोड़ा सा बस बोलना चालू करता है, हल्का हल्का सा, 7-8-9 महीने का बच्चा, तो उसका संज्ञानात्मक संरचना मैंने कल बताया था। संज्ञानात्मक संरचना क्या है, वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं को मेमोरी में जो हम संगठित करते हैं वही क्या है, हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। अब एक बच्चा है, उस बच्चे ने थोड़ा बोलना चालू किया तो खास तौर से घर में अगर चाचा होते हैं या पड़ोसी होते हैं तो बच्चे के बहुत मजे लेते हैं। बच्चे के मुंह से शब्द निकलने लगा पा पा, और उसने कहा पापा, पापा बोलने लगा और वर्ड बोल नहीं पाया। अब पड़ोस के अंकल है या अपने घर के चाचा है, बच्चे को गोद में उठाते हैं और उसे ले जाके किसी भी अन्य व्यक्ति के पास खड़ा करते हैं और कहते हैं बेटा बताओ ये कौन है, तो बच्चा कहता है पापा। अब जैसे ही बच्चे ने पापा कहा तो सामने वाला भी हंसने लगता है, उसके चाचा भी हंसने लगते हैं और बच्चे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और बच्चा भी खुश होता है तो बच्चा भी मुस्कुराने लगता है। तो ये प्रक्रिया है कि अब उसने क्या समझा कि जो व्यक्ति लंबा है, मान लो उनके फादर लंबे हैं, है ना, उनके बाल हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखकर वो क्या बोलता है, पापा बोलता है। तो ये अलग बात है कि ऐसा सुन के उनकी मम्मी को चिंता होने लगेगी, ठीक है, तो उस चिंता का समाधान भी अगले पॉइंट में हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि आत्मसातकरण एसिमिलेशन है क्या, कि जो हमने मेंटल स्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे ने, उस चीज को वो हर परिस्थिति में अप्लाई करने की कोशिश करता है। किसके लिए, समायोजन के लिए। अभी बच्चा छोटा है 1 साल का, तो उसने पापा कहा किसी से भी तो हर कोई हंसने लगा, तो बच्चे का एडजस्टमेंट हुआ है, समझिए ये हो गया एडजस्टमेंट। लेकिन आप समझो कि यदि वही बच्चा 3 साल या 4 साल का हो गया, 4 साल का हो गया बच्चा, अब उससे पूछा कि बताओ बेटा ये कौन है, और दूसरे व्यक्ति को देख के बोलता है वो पापा,
तो ऐसे स्थिति में तो फिर क्या होगा, मम्मी ने दिया नहीं, गाल में खींच के चट उड़ा दिया। जैसे ही मम्मी ने उसके 2-3 चांटे मारे तो उसको समझ में आया कि यार ये पापा शब्द जो है ना बहुत खतरनाक शब्द है, अगर पापा कह रहा हूं तो कोई तो लफड़ा है। फिर वो धीरे धीरे समझने लगता है कि मेरे पापा जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनके बाल कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसा है। फिर वो धीरे धीरे अपने पापा को ही पापा कहता है और दूसरे व्यक्तियों को अंकल कहने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया परिवर्तन हुई ना, मतलब पहले से जो मेंटल स्ट्रक्चर उसके दिमाग में तैयार था और उसी तैयार स्ट्रक्चर से जो काम चल रहा था उसे कहा गया एसिमिलेशन या आत्मसात। लेकिन जब उसका हर व्यक्ति से पापा कहने पे काम नहीं चला और चांटे पड़े और उसने अपने कॉन्सेप्ट में परिवर्तन किया, उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया और पापा को ही पापा कहने लगा, तो वो जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया क्या कहलाई, हमारी एकोमोडेशन। या फिर समझो और उदाहरण ध्यान रखो मित्रों, 3-4 उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप इसे सुनेंगे तो परमानेंट आपको याद हो जाएगा। आप समझिए, एक छोटा बच्चा है और कई बार क्या होता है कि अगर घर में एक खरगोश पला है, खरगोश है, उस खरगोश के 4 पैर, उसको देखता है बच्चा बार बार और कहता है खरगोश, रैबिट 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 कहता है। इंग्लिश का है बच्चा तो रैबिट कहेगा, हिंदी में है तो खरगोश कहेगा यार, अब जो भी कह ले, चलो खरगोश कह रहा है। क्या 4 पैर है, उसे खरगोश कह रहा है, 4 पैर से चल रहा है। अचानक ऐसी स्थिति में उसके घर में बिल्ली आई तो उसने बिल्ली को देख के क्या कहा, खरगोश खरगोश खरगोश। या घर के बाहर गया तो उसे गाय दिखाई दी, गाय को देख के बोलता है वो खरगोश खरगोश। तो हर व्यक्ति हंस रहा है, लेकिन धीरे धीरे पहले जो उसने स्ट्रक्चर तैयार किया कि 4 पैर पे चलने वाला जो है वो है खरगोश, तो वो क्या हुआ, एसिमिलेशन। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने समझाया बेटा ये खरगोश नहीं है, ये तो बिल्ली है, बेटा ये खरगोश नहीं है, ये क्या है, ये तो गाय है। ठीक है, मान लो घर में गिलहरी आ गई, गिलहरी को देखकर भी वो कह रहा है कि ये खरगोश है, तो ये उदाहरण किसका हो गया, एसिमिलेशन का। लेकिन धीरे धीरे जब उसे ट्रेनिंग दी गई और वो समझने लगा कि जो गिलहरी है उसकी पूंछ कैसी होती है, उसकी हाइट कैसी होती है, उसके चलने का तरीका कैसा है, सब अलग अलग है, और उसमें परिवर्तन करके वो फिर गिलहरी को गिलहरी कहता है और खरगोश को खरगोश कहता है और चूहे को चूहा कहता है। तो वो जब वो सीख जाता है तो इसका मतलब वो पहले के मेंटल स्ट्रक्चर में अपने परिवर्तन कर रहा है, और ये जो परिवर्तन कर रहा है वही परिवर्तन क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। इसके संबंध में जीव प्यारे संबंध में कई क्वेश्चन आए। देखो एक प्रश्न की बात बताता हूं, समझिएगा। एक प्रश्न ऐसा आया, मान लो कि एक बच्चा है, वो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा है, पापा के साथ जा रहा है और जाते जाते उसे एक उड़ती हुई पतंग दिखाई दी और पतंग उड़ रही थी। उड़ती हुई पतंग देख के उसने कहा पापा देखो देखो चिड़िया जा रही है, चिड़िया जा रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो आप बताओ, पतंग अलग बात है, चिड़िया अलग बात है। उसने उस पतंग को जो चिड़िया कहा उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि उसने उड़ने वाली चीजों को जो मेंटल स्ट्रक्चर तैयार किया है वो पक्षी के रूप में, तो इसलिए उसने उसको पतंग को भी क्या कहा, पक्षी। वो जो घटना है वो क्या है, एसिमिलेशन। लेकिन अब उनके पिताजी कहते हैं बेटा पक्षी अलग है और ये जो उड़ा है ना ये पतंग है। तो फिर बच्चा अपने मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है, और ये जो वो परिवर्तन करता है और मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है जिससे एनवायरनमेंट में समायोजन कर पाए, क्योंकि अब वो बड़ा होता जाएगा और उड़ते हुए पतंग को कहेगा कि पक्षी उड़ रहा है तो हर कोई हंसेगा उस पर, उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन पतंग को उड़ता हुआ देख के वो पतंग कहेगा, कबूतर को उड़ता हुआ देखकर वो कबूतर कहेगा, ठीक है, यहाँ पर कौवे को उड़ता हुआ देखकर वो कौवा कहेगा, तो फिर उसका समायोजन स्थापित होगा। तो ये जो वो कर रहा है ना वो किसके लिए, यही प्रवृत्ति कहलाती है उसकी एडॉप्टेशन। और एडॉप्टेशन करने के लिए उसने एसिमिलेशन में अपने कॉन्सेप्ट जो था उसमें परिवर्तन किया, और जो परिवर्तन करके नया कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया उसे क्या कहा आपने, एकोमोडेशन। आप खुद समझिएगा, कई बार हम एक थ्योरी को रट लेते हैं। आपने स्किनर की थ्योरी को रट्टा मार लिया और रट लिया उसे, और पेपर में क्वेश्चन देने गए और आपने देखा कि लगा कि यार तो स्किनर में पढ़ा था और ऑप्शन आपने स्किनर में लगा दिया सही, जबकि वो एग्जाम में उसका तरीका थोड़ा सा बदल दिया। एक शब्द था, जैसे विराम अलग बात है और अविराम अलग बात है, ठीक है, तो यहां पर खेल गड़बड़ हो गया।
तो कॉन्सेप्ट तो आपको बदलना पड़ेगा ना। तो कॉन्सेप्ट अपने समायोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट में बदलाव लाते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा एडॉप्टेशन क्या है कि वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट स्थापित करने की बच्चे में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे कहते हैं एडॉप्टेशन। और इसके लिए दो सब प्रोसेस हैं, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। अगर आपको ये यहाँ पर एकोमोडेशन क्लियर हो गया होगा मित्रों, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, है ना। इक्विलिब्रेशन क्या है या साम्य धारण क्या है। तो मैंने देखो आपको जो पढ़ाया था अभी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, उसके बीच की प्रोसेस समझ लो। बच्चा पहले किसी भी पुरुष को देखकर उसे पापा कह रहा है, लेकिन जब मम्मी ने चांटे लगाए उसे धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी तो घबरा गई थी, बदनाम हो रही थी बेचारी, तो धीरे धीरे फिर उस बच्चे ने एकदम से एक चांटे के बाद ही तो पापा को पापा नहीं कहा होगा ना उसने। जब 2-3 बार चांटे पड़े होंगे, बार बार समझाया होगा बेटा ये गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये बच्चा गाली देता है। कुछ लोग, बुजुर्ग लोग या चाचा वाचा बच्चों को गाली भी सिखा देते हैं, बच्चा गाली देता है तोतली भाषा में, फिर धीरे धीरे समझाते हैं कि बेटा ये गाली देना गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, तो धीरे धीरे बच्चा उस गाली को देना छूटता है। तो ये जो धीरे धीरे वो प्रोसेस को चेंज कर रहा है ना, तो पहले जो उसने दिमाग में सेट किया था वो क्या था, हमारा एसिमिलेशन था। फिर जब उसने परिवर्तन किया कि गाली देना बुरी बात है, वो क्या हो गया उसका एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन से एकोमोडेशन तक समझिएगा, फिर बता रहा हूं कि इस एसिमिलेशन से एकोमोडेशन तक आने की प्रक्रिया जो है, आने की जो प्रक्रिया होती है ना मित्रों, उसे ही आप क्या बोलते हैं, साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन, है ना। क्या बोलते हैं, साम्य धारण। अब समझिएगा इसी पॉइंट को कि साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन और दूसरा एडॉप्टेशन, ठीक है, ये समायोजन कह लो या सीधे सीधे एसिमिलेशन। और आप ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पर एडॉप्टेशन लिखा आता है, लेकिन एडॉप्टेशन से ज्यादा बेस्ट जो है शब्द वो क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन वर्ड याद रखिएगा कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन या एक पुल, ब्रिज का जो काम करता है वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, आपका साम्य धारण। इस तरह से साम्य धारण एक तरह का क्या है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है सेल्फ रेगुलेटर। सेल्फ रेगुलेटर क्यों, क्योंकि ये हमें स्वयं नियंत्रित करता है कि यार ये जो हम कह रहे हैं ना हर व्यक्ति को पापा, वो गलत है। हमें हर व्यक्ति को पापा नहीं कहना है। जब खुद अपने आप को रेगुलेट करेंगे तभी तो हम समायोजन कर पाएंगे। इसलिए साम्य धारण जो है उसे क्या बोलते हैं, आत्मनियंत्रक, मतलब एडॉप्टेशन की दो प्रक्रिया है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के मध्य जो बैलेंस का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। उम्मीद है मित्रों कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं निश्चित तौर से आपके उस समस्या का समाधान भी कर दूंगा। तो मित्रों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पर मित्रों जितनी ज्यादा लोगों को दिक्कतें हों उससे परवाह बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक बार अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि उन सब का बेस मैं अभी जीन पियाजे की थ्योरी को, एक दूसरे कोहलबर्ग, तीसरे आपके सिगमंड फ्रायड, चौथे एरिक एरिक्सन, है ना, ये 4-5 साइंटिस्टों को लेकर मैं ऐसे आपकी भूमिका जमा दूंगा कि आपका शैशव अवस्था या बाल अवस्था या किशोरावस्था का कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करते रहें और आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मित्रों, दिन और रात्रि सब शुभ हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करें, ईश्वर से यही कामना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।